हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक प्रिपरेशन वीडियो है, जो कि जिसमें हम एंट्रेंस एग्जाम में हम जो क्वेश्चंस एमसीक्यू देते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ 10-12 क्वेश्चंस की। तो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरी पार्ट होते हैं, उन्हें हम रीड करके जो भी आंसर्स बना के लिखते हैं 5 मार्क्स 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसमें अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो भी हमारे मार्क्स कुछ उतना ज़्यादा नहीं कटते, बट एमसीक्यूज़ में हमारी छोटी सी मिस्टेक से वो क्वेश्चंस हमारा पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो एमसीक्यू में क्या होता है, हमें कुछ ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है उस क्वेश्चंस को डील करने में, और बुक्स वगैरह जो होती है बहुत ही डिटेल में हमें पढ़नी होती है, तब जाके हम कहीं उस क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर्स कर पा रहे होते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो कि CET PG मतलब यहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेडिकल फील्ड यानी कि जो भी हमारा जैसे MSc बायोटेक्नोलॉजी या जो बायोटेक्नोलॉजी ME फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप करते हैं, उन सब के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, उसके साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशंस को भी साथ में एक्सप्लेन किया है ताकि मुझे समझाने में कोई पॉइंट रह ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। तो हमारा जो है मॉक क्वेश्चंस है, ये MCQs लिख देती हूँ। MCQs है ये हमारा, और ये किसके लिए है, CET PG। इसके लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो पेपर मैंने उठाया है ये वहीं के क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स आर। अब इसका क्वेश्चन अगर आपको आता है तो फटाफट कमेंट करें या माइंड में सोच के अपने आप को एक पॉइंट दे दें। तो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स में आर, उसमें ऑप्शंस है 70S 80S 30S 50S इस तरह से। तो 70 जो हमारा प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स होता है वो हमें पता है कि वो 70S का होता है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स आर। तो अब इसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसको उतना लिखने का कोई फ़ायदा बनता नहीं, हमें बस उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स जैसा कि हम जानते हैं, और प्रोक्रियोट्स हैव 70S। एस के हमारा यहाँ पे सेडवर्क्स यूनिट जो होता है वो होता है। तो हमारा प्रोक्रियोटिक्स के बाद कितना होता है, 70S होता है। एस हमारा क्या है, सेडवर्क यूनिट। उसमें आता है उसका राइबोसोम्स वाइल यूकैरियोट कंटेन्स लार्ज 80S। मतलब जो यूकैरियोट्स का होता है उनका 80S होता है, और जो प्रोकैरियोट्स का होता है हमारा 70S होता है। तो 70S को भी फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, क्या पता हमारे टाइम में जो क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ है। तो 70S जो फर्दर डिवाइड होता है 50 और 30S में। फिर जो 50 होता है फर्दर 23S और 5S RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसका तो हमारा 30S होता है हमारा फर्दर 16S RNA। तो इस तरह से होता है हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और ऑप्शंस दिए होते हैं। तो क्या पता सब माइट पूछ सकते हैं कि 70S जो प्रोकैरियोटिक होते हैं 70S होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, 50 30, फिर 50 की 23 5 और इसके 16 SRNA मतलब सेडवर्क यूनिट में RNA होता है। तो फर्दर मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशिएशन कोड फ्रो ट्रांसलेशन इज। अब इनिशिएशन कोड क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे आपको कोड दिए होंगे। तो हमारा ट्रिपल कोडॉन जिसको हम बोलते हैं, उस तरह कोड हमारे पास दिए होंगे, जैसे कि AUG UAG। अब हमारे पास स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन क्या होते हैं हमें ये पता ही है। तो हम अपने ऑप्शन में मैं सोच सकती हूँ ये आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इनिशिएशन कोडॉन और ट्रांसलेशन इज। तो अब इसके लिए मैंने कुछ थ्योरी लिखी है कि जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए। द स्टार्ट कोडॉन इज़ द फर्स्ट कोडॉन ऑफ ए मैसेंजर RNA। मतलब जो हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है उसको फर्स्ट कोडॉन बोलते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बाय राइबोसोम से कैसे होता है, इसके लिए हमें पूरी अपनी मैकेनिज्म पर ध्यान देना होगा। पर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उसके बाद आता है द स्टार्ट कोडोन ऑलवेज कोड्स फॉर मिथ्योनिन। ये तो हर एक स्टूडेंट के माउथ पे रटा होना चाहिए। जो हमारा स्टार्ट कोडोन होता है वो मिथ्योनिन को कोड करता है और उसका क्या होता है कोडोन AUG। तो स्टार्ट कोडोन होता है AUG और ये कोड किसको करता है मिथ्योनिन को। ये मिथ्योनिन कौन करता है उसका क्या आता है। अब इसका फर्दर इसके साथ साथ और सारे कोडोन जुड़ते जाते हैं और ये फर्दर जाके हमारा एक जो मैसेंजर RNA है वो अपनी फर्दर स्टेट में चला जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है मिथ्योनिन हो गया, यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया में ये सब में होता है। द मोस्ट कॉमन स्टार्ट कोडोन इज AUG। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है तो हम उसे भी कर सकते हैं। ए के साथ क्या बाइंड होगा, यू के साथ क्या बाइंड होगा। यू यहाँ पे यूरासिल है, हम यहाँ पे अब सी नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे यूरासिल को ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा लैक ऑपरेन इज। अब लैक ऑपरेन इसके साथ था कि वो इंड्यूसिबल सिस्टम है, रिप्रेसिबल सिस्टम है, या किस टाइप का सिस्टम है, लैक ऑपरेन का सिस्टम किस तरह का। तो हमें लैक ऑपरेन तो पता है कि क्या करता है। जो हमारा जो बीटा जो हमारे जो कोडोन होते हैं AZ, मेरी माइंड से थोड़ा स्किप हो गया था। तो उस समय क्या चीज़ कोडोन करता है वो पहले ऑफ होता है, फिर जब उसे इंड्यूसर मिलता है वो जाके ऑन हो जाता है और जो सारा प्रोटीन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन सब के लिए वो कोड करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें लैक ऑपेरॉन इज। अब लैक ऑपेरॉन किस टाइप का सिस्टम है। अब इसको साथ साथ इसे मिलता है एलोगैलेक्टोज मिलता है। एलोगैलेक्टोन इज एन टाइप ऑफ एन इंड्यूसर ए स्मॉल मॉलिक्यूल दैट ट्रिगर्स एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन और ऑपेरन। एलोलैक्टोज जो होता है हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है इंड्यूसर का। इंड्यूसर का ये क्या करता है, जीन और ऑपेरॉन जो भी होता है उसको ट्रिगर करने का काम आता है। उसके बाद लैक ऑपरेन इज कंसीडर्ड एन इंड्यूसिबल ऑपरेन। इंड्यूसिबल ऑपरेन क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ यूजली टर्न ऑफ। जो लैक ऑपरेन होता है आपको सबको पता है वो ऑफ होता है, जैसे ही उसको ट्रिगर किया जाता है तो वो ऑन हो जाता है और जितने भी आगे जो भी उसके मैसेजेस होते हैं उनको कोड करना कोड करने के साथ साथ उनका जो फंक्शन होता है उसे परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी पूछा जाए लैक ऑपरेन क्या है तो वो एक इंड्यूसिबल सिस्टम है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो पहले से टर्न ऑफ होता है, जैसे ही उसे कोई भी केमिकल्स वगैरह मिलते हैं या इंड्यूसर कोई भी मिलता है तो वो अपने आप को ओपन अप करके एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है डैश इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आना चाहिए। डैश इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इसके साथ ऑप्शन है हमारे पास अलील, ऑपेरॉन, स्प्लिट जीन, स्यूडोजीन। मैं रिपीट करती हूँ, अलील, ऑपेरॉन, स्प्लिट जीन, स्यूडोजीन। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या है, हमें पता है अलील होता है। और जो हमारा फिर अब उसके बाद बात आता है कि इंटरप्टिव जीन, स्प्लिट जीन किसे कहते हैं। स्प्लिट जीन के बारे में भी सुन लेते हैं। स्प्लिट जीन को अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन में क्यों ऑप्शन दिया। स्प्लिट जीन को हम इंटरप्टेड जीन भी बोलते हैं। वो क्या करता है, जो भी हमारा रीजन्स होता है उसको स्प्लिट कर देता है, मतलब हाफ में डिवाइड कर देता है स्प्लिट जीन। स्यूडोजीन्स हमारे पास क्या होते हैं, ए सेक्शन ऑफ क्रोमोजोम दैट इज इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ ए फंक्शनल जीन, या तो इसका दूसरा है ये नॉन फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि डीएनए जो रिजेंबल करता है उसके जैसे फंक्शनल जीन को। जो फंक्शनल जीन होता है उसके जैसे कुछ रिजेंबल करता है और वो जीन क्या होते हैं बट नॉन फंक्शनल होते हैं। जैसे कोई जीन है फंक्शनल है उसकी सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा बट वो फंक्शनल नहीं होगा, वो होता है हमारा स्यूडोजीन, मतलब थोड़ा झूठा टाइप का जीन। ऑपेरॉन तो आपको पता ही है, लैक ऑपेरॉन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अलील। अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। तो इसके साथ साथ हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है, इन अ माइक्रोबियल कल्चर द ऑर्डर ऑफ वेरियस फेजेस इज। अब जो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, अब इन ए माइक्रोबियल कल्चर
द ऑर्डर ऑफ ए वेरियस फेजेस। अब इसमें ऑप्शंस थे, जो हमारा ऑर्डर होता है माइक्रोवेव ग्रोथ फेज का, ये तो सबको याद है, लैग, लॉग, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ और डिक्लाइन फेज। तो इसमें ऑप्शंस को घुमाया होता है, कई जगह होता है लॉग पहले दिया होता है, लैग बाद में दिया होता है। तो हम हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। तो ये होता है हमारे पास लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, उसके बाद डेथ या डिक्लाइन। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज होने वाली हमारी कोई बात बनती नहीं है। उसके बाद 6th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 6th क्वेश्चन है यहाँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मेसोफाइल इज। अब मेसोफाइल की ग्रोथ टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या है। तो मेसोफाइल्स जो होते हैं वो हमारे जो 15 to 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर जाते हैं, और मैक्सिमम जो ग्रो करते हैं वो होता है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। तो हर जगह अगर आप कहीं पर नेट पे देखोगे, किसी बुक में देखोगे, तो थोड़ी बहुत जो डिग्री की होती है वो कुछ वेरिएशंस होती है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड निकाला जो ओवरऑल उस रेंज के बीच में आता है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मेसोफाइल्स इज। तो मेसोफाइल की ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर जानने के लिए तो पहले हमें पता चलना चाहिए किस किस टाइप के जो भी हमारे ग्रोथ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा सैक्रोफाइल्स, फिर आएगा हमारा मीजोफाइल्स, थर्ड आएगा हमारे पास थर्मोफाइल्स, और इसके बाद एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, या जो हमारे हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया है, पर ग्राफ मैंने एक ऐसे जेंडर बनाया था, तो मैं आपको यहाँ पे सैक्रोफाइल्स बताया। सैक्रोफाइल्स जो हमारे 15 to 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर। मीजोफाइल्स होता है हमारा 30 to 37 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर जाते हैं, और हमारा जो थर्मोफाइल्स होता है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में ग्रो कर जाते हैं। और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो होते हैं अप टू 122 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा मीजोफाइल्स का आंसर हमारा 30 to 37 तक में कुछ भी रहेगा, या दैट इज सिमिलर टू 37 ऑप्शन में रहेगा, तो उसे भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन द पीएच इज। अब यहाँ पे पीएच में हमको ऑप्शन दिया था, ये नहीं कि क्या होगा, पर क्या ग्रेटर देन पीओएच। मैं इसको क्वेश्चन लिखती हूँ, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन द पीएच इज। अब एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच दिया है, तो ऑप्शन किस तरह से दिया है, ग्रेटर देन पीओएच, लेस देन पीओएच, इक्वल टू पीओएच, नन ऑफ एबव। तो इसको समझने के लिए पहले जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है पीएच, पीओएच एंड द पीच स्केल, हमें उन सब के बीच का जो रिलेशन होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जो हमें कन्वर्ट करना होता है एच पॉजिटिव को एंड पीएच यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, जैसे पीएच है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। जैसे हमारा जो रिलेशन होता है पीएच माइनस लॉग एच पॉजिटिव हमारा आएगा, फिर यहाँ पे अगर एच पॉजिटिव रहेगा तो लॉग माइनस पीएच। इस तरह के जो रिलेशंस और फॉर्मूला होते हैं हमें उसके हेल्प से इसे कैलकुलेट करना होता है। और जो भी अलग अलग क्या कह सकते हैं जो फॉर्मूला और रिलेशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, इस सब के उसको लेके उसे कन्वर्ट करके फिर इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन जितना देखने में इजी लगता है उस तरह का नहीं होता है। तो हमें अगर अपनी सीईटी पीजी के एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है तो हमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे।
बफर कीप्स द पीएच ऑफ द सोल्यूशन स्टेबल बाय। बफर क्या करता है, जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प होता है। तो बफर किस तरह से करता है मेंटेन, बाय बाइंडिंग और रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन इन रिस्पॉन्स टू चेंज द पीएच आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। मतलब क्या करता है, एक हाइड्रोजन आइटम को बाइंड करता है या रिलीज करता है किसी भी पीएच को चेंज करने में, जब किसी को भी एसिड या बेस में डाला जाता है। अगर केस 1 लेते हैं हम, इफ वी ऐड अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl टू अ बफर सोल्यूशन देयर विल बी सडनली एन एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर हम HCl को डालेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है किसी भी बफर्ड सोल्यूशन में, तो क्या होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे बढ़ेगी जैसे जैसे डिसोसिएशन हो गया हमारा HCl का। तो ये एक नॉर्मल सा लॉजिक है। हमारा पीएच बफर स्टेबल किस तरह से करता है, उसको रिलीज या बाइंड करने में, जब भी किसी हम एसिड या बेस में उसे डालते हैं। तो एसिड बेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर्स टू। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर रेफर टू। स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेफर टू क्या होता है हमारा, इसका आंसर होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको अलग अलग यूनिट्स में लिखा है। सबसे के 273 के, उसको कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है 273 को 273.15 होता है, उससे इसको माइनस कर देते हैं, फिर जितना आता है वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने 11th-12th की फिजिकल केमिस्ट्री में किया हुआ होता है। तो ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि आपको जो बहुत हार्ड एंड टफ होगा। इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ईजी। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा और एट 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 273.15 माइनस के भी आ सकता है, के आ सकता है या 273 के आ सकता है। अलग अलग तरह से आपको जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन अपनी पूरी केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होता है हमारा फॉर्मूला। कुछ लोग तो बहुत ही अंदाज़ा और बहुत ही इजी वे में प्लेन्स आ रही है, तो मे भी थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम होगी, तो मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास C6H12O6। तो अब ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका जो हमारा क्या होता है मोलर मास क्या होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 180 ग्राम आएगा। अब ये कैलकुलेट करना तो हम यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, वरना वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और ये बहुत ही बेसिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसा कि सुना आपने CET पीछे का पेपर को रिवाइज कर रहे हैं, तो उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको फर्दर मूव करेंगे कि जो हमारा 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज इक्वल टू, ये यहाँ पे किसके इक्वल है, ये यहाँ पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल होगा। ये यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारी क्लियर है किस तरह। तो थर्ड स्टेप में मैंने लिखा, अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फाइंड करना है। तो हेंस अब हम हेंस में अगर सेंटेंस जैसे लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं। अगर हेंस वो नहीं लिखेंगे तो अगर हेंस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू हमें किस तरह से निकालना होगा, हेंस 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 1/180 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल्स। ये आ गया हमारा यहाँ पे 0.1 मोल्स। अब उसके बाद क्या होता है कि 1 मोल
1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 है हमारा होता है एवोगाड्रो नंबर। तो अब 6 पॉइंट इसको हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम फर्दर स्टेप में मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.1 को। तो यहाँ पे क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻, पावर में क्या कोई चेंजेस आएगी, हाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 22 आ जाएगा हमारा। उसके बाद जैसे हमें पूछा गया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, हमारे 6 कार्बन होते हैं। तो फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो क्या आ जाएगा हमारा 36.132 रेज टू द पावर 22 या 23। मुझे पावर्स में थोड़ी सी माइट कन्फ्यूज़न है, तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ 6 के लिए पूछा है, मे बी 3 के लिए पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक 2 के लिए पूछ सकते हैं, ग्लूकोज के लिए पूछा है, यहाँ पे सुक्रोज फ्रक्टोज कुछ भी के लिए पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कुछ 10 क्वेश्चन जिसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये नहीं कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं आता तब इस तरह से नहीं कर सकते। जो CET PG का पेपर होता है उसमें बैक साइड में हमें रफ स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, हम वहाँ पे रफ स्पेस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग थी, जैसे कि मैं रिवीजन करा रही थी चैप्टर्स का, बट आज मैंने रिवीजन कराया है कोई एंट्रेंस के पेपर का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी या कोई भी अलग सी आपको कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो और अगर पसंद भी आई है तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने CET का पेपर देने का सोचा है। अगर नहीं देने का सोचा तो आप इस कॉलेज के बारे में सर्च कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आती है और यहाँ पे सारे स्ट्रीम्स भी अवेलेबल हैं और ये प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस भी आपको एवरेज ओके मिला के ठीक होती है अगर आप प्राइवेट से कंपेयर करें तो। यहाँ के प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो माना जाता है कि जो एंट्रेंस होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, तो इसीलिए हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।